साथियों नमस्कार। श्री कृष्णा शिक्षण संस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों आज ऑनलाइन जो आपका प्लेटफॉर्म है तो उसकी कुछ क्लासेस शुरू हो रही है और आज की आपकी जो क्लास है रिकॉर्डेड क्लास जो आपके पास में आ रही है वो हिस्ट्री की एक बेसिक क्लास है। और चूँकि प्रत्येक विषय का कुछ ना कुछ बेसिक होता है इसलिए अपने इतिहास विषय का भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो हम आपके साथ में क्लियर करेंगे। तो पढ़ना शुरू करते हैं। तो इतिहास में बहुत सी ऐसे कुछ विषय वस्तु होती हैं जो प्रत्येक अध्याय के साथ में आती हैं। अब जैसे कि आज अपन पढ़ेंगे, अब जैसे इतिहास में आपने पढ़ा है कि ये जैसे कोई घटना है, कौन सी घटना है ना कि अपने ईसा पूर्व की है और कौन सी घटना आपके ईस्वी की है, इनके अलग अलग नाम क्यों दिए गए, या कौन सी को बीसी कहते हैं, कौन सी को एडी कहते हैं, कौन सी को बीसीई कहते हैं और कौन सी को सीई कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अलग अलग जो लैंग्वेज हैं, ये अलग अलग भाषाएं हैं, इनका इतिहास में क्या मतलब होता है, इतिहास में इनका प्रयोग क्यों किया जाता है, आज अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। एक लाइन के माध्यम से है ना उसको अपन समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या चीज है। एक सीधी लाइन में आपके यहां से एक जैसे बीच में निशान करके एक लाइन में आपके सामने इस ओर खींच रहा हूं, दूसरी लाइन आपके सामने इस ओर खींच रहा हूं, ये एक सीधी लाइन मैंने खींच दी है। अपन हिस्ट्री को पढ़ेंगे और हिस्ट्री की बेसिक बातों को पढ़ेंगे। तो उससे पहले अपन बीच में एक सेंटर पॉइंट रखते हैं और वो है अपना ग्रिगोरियन कैलेंडर। और ग्रिगोरियन कैलेंडर एक व्यक्ति को बीच में रखते हुए इतिहास का विभाजन करता है और वो व्यक्ति है ईसा मसीह। ईसा मसीह, यहां से इनको जीरो मतलब कि ईसा मसीह के जन्म है इसको अपने जीरो माना, और कुछ घटनाएं ईसा मसीह के जन्म के बाद की हैं तो कुछ घटनाएं ईसा मसीह के जन्म के पहले की है। और हालांकि ईसा मसीह का जन्म भी एक विवाद का विषय है क्योंकि एक फिक्स डेट उसमें भी नहीं है। तो अपन बात करते हैं कि कौन सी घटनाएं आपके ईस्वी फॉर्म में आएगी और कौन सी घटनाएं आपके ईसा पूर्व में आएगी। आज आप सबको पता है 2023 ईस्वी है। कौन सा ईस्वी है? 2023। 2023 ईस्वी। आप इसको देखिएगा कि ये सीधे फॉर्म में चलती है। कौन सी घटनाएं? ईस्वी सन की घटनाएं। कौन सी घटनाएं? आपके ईस्वी सन की, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे 2023। तो कहने का तात्पर्य है आज से सन 2023 साल पहले भगवान ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये ऐसे सीधे फॉर्म में चलती। इसकी कोई भी घटना आप देख लीजिएगा, जैसे कि अपना देश भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को अपना देश क्या हुआ था? न कि आजाद हुआ। तो ये सीधे लिखा गया ऐसे कि स्वतंत्रता आंदोलन कब हुआ, मतलब कहां से उसकी शुरुआत मानी जाती है कि 1857 की क्रांति से मानी जाती है। तो 1857 के बाद में क्या है? 1947। जैसे कि वर्तमान में कौन सा है? 2023। 2023। तो कहने का तात्पर्य है ये घटनाएं सीधे फॉर्म में चलती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। वर्तमान में कितना है? 2023। अब इसको किस नाम से लिखते हैं वो देखते हैं। 2023 इसको समझिएगा, ये आपके थोड़ा समझ का विषय है, इसको समझना। अब सन 2023, अब इसको एक तो ईस्वी, एक इसका नाम दे दिया ई
एक इसको कह दिया ए डी, एक सी ई। ये सारे सिनोनिम से मतलब एक दूसरे के पर्यायवाची है, ठीक है। तो ईस्वी का मतलब है कि भगवान ईसा के जन्म के बाद, और एडी इसका मतलब होता है एना डोमिनी, एना डोमिनी, यानी कि ईसा के जन्म के बाद, एनो डोमिनी। यह सीई इसको लिखते हैं कॉमन एरा। किस नाम से लिखते हैं? कॉमन एरा। ये क्यों लिखते हैं? ये इसलिए लिखते हैं कि वो विचारधाराएं या वो लोग जो भगवान ईसा में विश्वास नहीं रखते या ईसाइयत में विश्वास नहीं रखते, वो कौन सी शब्दावली का प्रयोग करते हैं? कॉमन एरा। एडी का मतलब क्या होगा? एडी का मतलब एना डोमिनी, यानी कि ईसा के जन्म के बाद, और ईस्वी का मतलब भी ईसा के जन्म के बाद। अब जैसे कि अपने पास में एक फिगर है 1857, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। तो 1857 के लिए अपन जो इतिहास के अनुसार, उसकी लैंग्वेज के अनुसार उसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1857 ईस्वी, या उसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1857 ई, या उसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1857 एडी, या उसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1857 CE। ये सब अलग अलग लिखने के तरीके हैं और सारे लिखने के तरीके एक ही हैं। और आपकी इतिहास की किताब में बहुत सी ऐसी शब्दावली आती है जिसके पीछे एडी लिखा होता है या सी लिखा होता है या ई लिखा होता है। इसका मतलब ये होता है कि इतिहास की वो घटनाएं जो ईसा मसीह के जन्म के बाद की है। क्लियर? ओके। अब अपन नेक्स्ट थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं और अपन ईसा पूर्व को पढ़ते हैं। किसको? ईसा पूर्व को। या मैं 100 कर देता हूं 2023 ईस्वी। नेक्स्ट इधर देखिएगा, ये वाली घटनाएं ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व। अब जैसे कि आप देखिएगा, ये जो घटनाएं हैं यानी कि ईसा मसीह का जन्म हो चुका था, उससे पहले इतिहास में घट चुकी थी, इतिहास में हो चुकी थी। अब इसलिए इसको भी अपन इस वे में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जैसे जो भी है, और जैसे अपने भारतीय इतिहास का शुरुआती पॉइंट माना जाता है, शुरुआती बिंदु माना जाता है, और वो है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। इसका वैसे कालक्रम है ना 2-3 भागों में डिवाइड है, लेकिन 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व भी एक कालक्रम है जो इसका एक ऑथेंटिक कालक्रम माना जाता है। तो कहने का तात्पर्य है 1900 ईसा पूर्व के बाद में ये जो सभ्यता है विघटन की ओर अग्रसर हो गई, लेकिन अपने मैच्योर एज में थी 2600 ईसा पूर्व, मतलब विकसित काल में। ठीक है, इसलिए आप कभी ऐसी कुछ घटनाएं देखते हो ईसा पूर्व की घटनाएं जो 2600 से 1900 ईसा पूर्व ऐसे उल्टे फॉर्म में चलती है। अब जैसे मान लो एक और उदाहरण से आप समझो, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य में आप लिखते हो 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व।
तो पहले तो आपने बड़ी संख्या, उसके बाद में कौन सी संख्या लिखी, छोटी, और बता दिया कि ये कैसे चलती है, उल्टी। उल्टी कैसे चलती है ये समझिएगा। अब जैसे कि ये एक फिगर है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। एक मान लो किसी एक व्यक्ति का जन्म हुआ है, मान लो ए का जन्म हुआ है, मान लो इधर सी का जन्म हुआ, इधर मान लो वापिस ये बी और ये सी, 3 अलग अलग आदमी इनका जन्म हुआ। ए नंबर का व्यक्ति एक, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के जस्ट एक, मतलब ईसा मसीह का जन्म हो चुका है, उससे पहले 1 साल उसका जन्म हुआ। बी व्यक्ति है, ईसा मसीह है, उसका जन्म हुआ उससे 5 साल पहले उसका जन्म हुआ। और सी व्यक्ति है, ईसा मसीह है, उसके जन्म के 8 साल पहले उसका जन्म हुआ। तो कहने का मतलब है ये 8 बड़ी है तो पहले आ गई, फिर 5 उससे छोटी है तो वो पहले आ गई, फिर 1 है तो वो उससे पहले आ गई, क्योंकि ये उल्टे फॉर्म में चलती। 8 बड़ी, 5 उससे छोटी, 1 उससे छोटी। समझ में आया? अब जैसे ही 322 में ये किसका टाइमिंग है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का टाइमिंग है, तो चंद्रगुप्त मौर्य पहले हुआ था तो ये पहले आ गया। 184 ये किसका टाइमिंग है, जब मौर्य साम्राज्य पतन के कगार पे था, ये वृहदर्थ का टाइमिंग है, तो ये संख्या बाद में आ गई। तो कहने का तात्पर्य है कि जो घटनाएं आपके हिस्ट्री में जो है ना ईसवी फॉर्म में है वो तो सीधे चलती हैं, और ईसा पूर्व में वो घटनाएं है ना आपके उल्टे फॉर्म में चलती हैं। समझ में आया? अब इसको क्या कहते हैं, इसकी लैंग्वेज को भी थोड़ा समझिएगा कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की घटनाओं को किस नाम से जाना जाता है। अब जैसे कि इसको एक नाम दे दिया ईसा पूर्व, एक इसको नाम दे दिया बी सी, एक इसको नाम दे दिया बी सी ई। तो ईसा पूर्व का मतलब है कि ईसा मसीह का जन्म हुआ उससे पूर्व की घटनाएं। जैसे कि वापस उदाहरण ले रहा हूं, जैसे कि विक्रम संवत, विक्रम संवत ये 57 ईसा पूर्व का है, 57 ईसा पूर्व का है। तो मैं इसको 57 ईसा पूर्व लिखूं, या 57 BC लिखूं, या 57 BCE लिखूं, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि 57 एक संख्या है, मतलब कि एक विक्रम संवत है जो ईसा से 57 साल पहले शुरू हुआ। इसमें BC का मतलब हो जाता है आपके बिफोर क्राइस्ट। क्या हो जाता है? बिफोर क्राइस्ट। और BCE इसका आपके हो जाएगा बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो लोग मतलब ईसाइयत में विश्वास नहीं रखते वो लिखते हैं BCE, बिफोर कॉमन एरा, और इस साइड में लिखेंगे CE, मतलब कॉमन एरा। क्लियर है? ये इसकी शब्दावली है और ये इसका टाइम डिवाइडेशन है। ये आपके जो इतिहास की क्लास हैं तो उसमें ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं। अब इसमें 2 चीज़ को और अपन पढ़ेंगे जो आपके इतिहास की बेसिक लैंग्वेज में बहुत काम आती है, चाहे इतिहास की कोई भी क्लास हो। तो इसमें देखिएगा एक फॉर्म है शताब्दी। कौन सी फॉर्म है? शताब्दी। और सेकंड आप लिख दीजिएगा सहस्त्राब्दी, सहस्त्राब्दी। तो शताब्दी और सहस्त्राब्दी। तो शताब्दी 100 वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समूह,
और सहस्त्राब्दी है 1000 वर्षों का समूह, 1000 वर्षों का समूह। ठीक है, तो अब अपन शताब्दी को समझते हैं और इतिहास में ये किस प्रकार से अपने काम आती है उसको समझते हैं। अब जैसे कि मैं आपके सामने कुछ आंकड़े लिख रहा हूं, जैसे कि 0 से 100, 101 से 200, 201 से 300, 301 से 400, 401 से 500, फिर 501 से 600, फिर 601 से 700, फिर 701 से 800, 801 से 900, 901 से 1000, 1001 से 1100, 1101 से 1200, 1201 से 1300, 1301 से 1400, 1401 से 1500, 1501 से 1600, 1601 से 1700, 1701 से उसके बाद 1800, फिर आपके 1801 से 1900, फिर 1901 से 2000, फिर 2001 से 2100। तो ये आज तक का टाइमिंग है। इसको मैं एक संख्या के हिसाब से लिखूं तो 1, फिर 2, 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि जो लास्ट की आपकी फिगर है, जैसे कि 100 है तो 1 है, 200 है तो 2 है, 300 है तो 3 है, 400 है तो 4 है, 500 है तो 5 है, 1600 है तो 16 है, 1700 है तो 17 है। ठीक है, लास्ट की संख्या शताब्दी, क्योंकि अपने कितने वर्षों के समूह को माना? 100 वर्षों के समूह को। कितने वर्षों के समूह को? 100 वर्षों के समूह को। इस प्रकार से अपने पास में निकल के आई। अब कितनी शताब्दी है जो वर्तमान में चल रही है? 21वीं शताब्दी। कौन सी? 21वीं। तो वर्तमान में शताब्दी 21वीं चल रही है। समझ में आया? 100 वर्षों का समूह। अपने पास में ये आंकड़े हैं 100 वर्षों के। अपने इसको कैलकुलेट किया तो अपने पास में कितना निकल गया? 21। सहस्त्राब्दी में अपने कितना लिखा? 1000। 1000 के अनुसार भी देखो, 1 2 3 4 5 6 1। यहाँ पे पहली सहस्त्राब्दी, फिर 2 कहाँ? यहाँ से कौन सी है? दूसरी। और यहाँ से कौन सी स्टार्ट हुई? तीसरी। तो सहस्त्राब्दी कौन सी चल रही है? तीसरी। कौन सी सहस्त्राब्दी? तीसरी। शताब्दी कौन सी? आप 21वीं। ठीक है। अब इसमें एक चीज और आती है, वो है दशक। क्या है? दशक। तो दशक से तात्पर्य 10 वर्षों का समूह। 10 वर्षों का समूह। तो वो कैसे? वो देखिएगा, जैसे कि 0 से 100, इसको आप 10-10 के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो 10 की जाएगी। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो प्रत्येक जो शताब्दी है 100 वर्षों की,
वो दशक में डिवाइडेशन है, और दशक का तात्पर्य होता है 10 वर्षों का समूह। अब जैसे कि इसको आप देख लीजिएगा कि 1 से फिर 21, 1 से 11, फिर 11 से 21, तो कहने का मतलब ये है कि अभी 2023 चल रहा है, तो 23 है तो फिर मतलब 21वीं शताब्दी का तीसरा दशक चल रहा है, तीसरा दशक। समझ में आ रहा है? मतलब कि 10 वर्षों के हिसाब से, जैसे कि आपके 2001 से 11, फिर 11 से 21, फिर 21 से वापस 31, इस टाइप से, ठीक है। तो कहने का मतलब है अभी वर्तमान में आपके शताब्दी कौन सी है? आपके 21वीं। सहस्त्राब्दी कौन सी है? तीसरी। और तीसरी शताब्दी का कौन सा दशक, तीसरी सहस्त्राब्दी का कौन सा दशक है? अभी तीसरा दशक, मतलब 21वीं शताब्दी का तीसरा दशक, और सहस्त्राब्दी पूछे तो तीसरी, ठीक है। मतलब सहस्त्राब्दी तो कौन सी है? तीसरी, और शताब्दी पूछे तो अभी 21वीं, और 21वीं शताब्दी का कौन सा दशक चल रहा है? तीसरा दशक। क्लियर है? अब देखिएगा इतिहास में ये फिगर किस प्रकार से आपके काम आता है उसको समझिएगा। जैसे कि आपने पढ़ा है मौर्य साम्राज्य, हालांकि ये आपके ईस्वी सन का फॉर्मेट है, लेकिन लैंग्वेज के हिसाब से आप ईसा पूर्व में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि आपके 300 आपने पढ़ा 321, 322 से 184 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य। तो ये कौन सी शताब्दी की घटना हुई? मौर्य साम्राज्य आपकी 4वीं शताब्दी की घटना हुई। 563 में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, और 599 में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। कौन सी शताब्दी? 6ठी शताब्दी। कौन सी शताब्दी? 6ठी शताब्दी, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं जैन बौद्ध। कौन सा पढ़ते हैं? जैन बौद्ध। तो ईसा पूर्व की घटनाएं हैं, तो आ जाएगा 6ठी शताब्दी। क्या आ जाएगा? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। अब मौर्य साम्राज्य भी किसका है? ये 300 वाली फॉर्मेट का है, तो ये हो जाएगा 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व। क्लियर है? आपको समझ में आया शताब्दी क्या है, सहस्त्राब्दी क्या है, और दशक क्या है? इतिहास में इन चीजों का क्या महत्व है कि 100 वर्षों का कालक्रम है, ये है 1000 वर्षों का कालक्रम, फिर इनमें दशकों का कालक्रम है। तो कहने का तात्पर्य है कि कौन सी घटनाएं कौन से सन में हुई है उसको सुविधा की दृष्टि से समझने के लिए शताब्दी, सहस्त्राब्दी और दशकों में डिवाइडेशन किया जाता है। यह आपका कुछ बेसिक नॉलेज था जो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। और आगामी जो आपकी क्लास आएगी वो सब्जेक्ट को लेकर व्यवस्थित क्लास आएगी, और भी विषय की क्लास आएगी। आप इसको सही ढंग से देखिएगा और भी जुड़िएगा, और है ना शेड्यूल जो आपको दिया है उसको आप ईमानदारी से फॉलो कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।